ओके, नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ओके, देखो इसमें जनरली स्ट्रेंथ में हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं। नंबर वन इज मोलरिटी। दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 per liter। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 पर लीटर। समझ में आया बच्चों? मोल्स। रिकॉर्डिंग, आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, नेक्स्ट होता है मोलरिटी। टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो मेजरली यूज होने वाले हैं या आप लोग यूज करोगे उसको। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है बच्चों? दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यही होता है ना बच्चों? हाँ सर। वेरी गुड। थर्ड इज द परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय वेट और मास। इसमें क्या होता है? ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम ऑफ H2O2 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ये होता है। लास्ट में आता है जो मेजरली पॉपुलर है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के चैप्टर में, मेजरली पॉपुलर है वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे तो उसमें ये मेजर होगा, इसी में ही क्वेश्चन आते हैं उसको। ये जनरली नहीं आते हैं, आते हैं तो इसका इंटर कन्वर्जन आते हैं कि वॉल्यूम में दिया रहेगा वॉल्यूम पेरोक्साइड, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी रहेगी, मोलरिटी निकालो या नॉर्मलिटी निकालो, या नॉर्मलिटी दी रहेगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो। इस तरीके से दिया रहेगा। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? सपोज वॉल्यूम स्ट्रेंथ by the decomposition of 1 liter or 1 ml of hydrogen peroxide that gives us the H2O2, sorry, oxygen gas. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, सपोज जैसे 1 ml, अगर क्वेश्चन में दिया है हमको 10 वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, अगर हमको क्वेश्चन में ये दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में दिया है या 10 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का मीन्स क्या होता है? अगर हमको दिया 10 वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर, इन 1 लीटर ऑफ that H2O2 solution will give 10 liter of O2 gas at NTP और STP। ओके बच्चों, समझ गए ना? 10 वॉल्यूम लिखा, 20 वॉल्यूम लिखा, 100 वॉल्यूम लिखा, 30 वॉल्यूम लिखा, जो भी वॉल्यूम में H2O2 लिखा उसका मतलब है कि एनटीपी पे 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड उतने लीटर जितना लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है या विल फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे 10 वॉल्यूम लिखा है तो इसका मतलब 1 लीटर H2O2 हम लोग लेंगे तो 10 लीटर वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। समझ गए बच्चों? इसका मतलब क्या है, ये कैसे डिफाइन है? 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विल गिव अस 10 लीटर ऑफ O2 गैस एट एनटीपी। समझ गए बच्चों? अगर मैं बोलूं यहाँ पर 20, 30, 100 लीटर H2O2 लिखा, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर
H2O2 फर्स्ट केस में 20 लीटर ऑक्सीजन गैस देगा, सेकेंड केस में 30 लीटर ऑक्सीजन गैस देगा, एंड थर्ड केस में 100 लीटर ऑक्सीजन गैस देगा। समझ गए बच्चों? ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? एनटीपी पर। सॉरी, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखना है। यहाँ पे 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, 120 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2। समझ गए बच्चों ये क्या चीज है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन में, देखो क्वेश्चन में कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अभी स्ट्रेंथ किस में हम लोग डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में डिफाइन करते हैं ना हम लोग, जनरली तो ग्राम पर लीटर में डिफाइन करते हैं, या परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। जो भी डिफाइन करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको कैलकुलेट करने का जनरल तरीका क्या है कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमको 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब निकालना है। इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ H2O2 will give 20 liter of O2 गैस एट NTP। ये समझ में आया लाइन? ये तो लाइन मैंने अभी बताया, इसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन से हो गया। 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव अस 20 लीटर ऑफ O2 गैस। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। ओके, अभी देखो रिएक्शन क्या होती है। H2O2 प्रोड्यूस क्या करता है? H2O प्रोड्यूस करता है बच्चों, एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। अगर इसको बैलेंस करेंगे हम तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ये 2H2O बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चे यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। अभी 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट NTP, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है मिला हमको? 20 वॉल्यूम एट NTP। ये तो मिल गया हमको 20। अब इसका हम लोग मोल निकाल सकते हैं। मोल होता है वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4 लीटर। ये मोल का फॉर्मूला होता है। किसी को कोई डाउट है इस फॉर्मूले में? वेरी गुड। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे मोल इज इक्वल टू 20 अपॉन 22.4, समझ में आया? तो ये इतना मोल्स हो गए। ये किसके मोल्स आ गए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अभी बाई हमको इक्वेशन जो लिखा है हमको 2 मोल्स ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, लिखा है ना। 1 मोल ऑफ O2 that produced by 2 mole of H2O2। ये बेटा बाय डेफिनेशन इधर से पता है इक्वेशन से हमको। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं करता इक्वेशन को, सपोज मैं 2 हटा देता यहाँ पे, 2 तो यहाँ पे हाफ हो जाता। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O2 प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हाफ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? वेरी गुड। तो इसमें आगे देखो, अभी यहाँ पे H2 के ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमको मिले, ये कैलकुलेट करिए।
20 अपॉन, अगर नहीं करना कैलकुलेट चलिए ठीक है। तो ये एक्चुअली में 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन, तो इसका डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोल। 20 अपॉन 22.4 मोल ऑफ O2 will produce by 2 into 20 upon 22.4 moles of H2O2। बेटा ये लाइन किसी को समझ में नहीं आया? एनी डाउट हेयर? एनी डाउट? वेरी गुड। देयरफॉर तो इसका मोल्स आ गए अभी। मोल्स ऑफ H2O2 कैलकुलेट करिए बच्चे, इसको कितना आ रहा है मोल्स ऑफ H2O2? 1.8। ओके बच्चों, ये आ रहा है ना? अभी देखो, अगर मास ऑफ, हमको ये निकालना है मास ऑफ, इतना मोल्स आ गए इसके। अभी मोल्स का फॉर्मूला लगाया, मोल्स मास ऑफ H2O2 अपॉन मोलर मास आएगा। मोल्स क्या 1.785 इंटू मास ऑफ H2O2। मोलर मास कितना है H2O2 का इन दिस केस? 34 इंटू 2 आ जाएगा इधर पे, इसका हम लोग निकाल रहे हैं ना, सॉरी 34 ही आएगा इसका मोलर मास, 34 आएगा मोलर मास। तो 34 यहाँ पे ले, अब इसका मल्टीप्लाइड करिए, कितना आया मास ऑफ H2O2? कितना आया बच्चों? 612। मास ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 60.71 ग्राम आ गया बच्चों। यहां तक किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आया? वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन के चैप्टर में सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस ही इंपॉर्टेंट है, अगर कैलकुलेशन की बात आती है तब। नहीं तो इसका इक्वेशन जो रिएक्शन मैंने लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, वो कहीं कहीं यूज होता है। अदरवाइज जब भी इससे क्वेश्चन आता है, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से निकाल के लेंगे वो लोग, या डिग्री ऑफ हार्डनेस से निकाल के लेंगे, बस इन्हीं दो से निकालते हैं। ये चांस होता है 80 to 90% चांस होता है इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ओके, लास्ट ईयर का मैंने क्वेश्चन दिखाया 2019 का, डिग्री ऑफ हार्डनेस ही पूरा भर भर के है उसमें। ओके बच्चों, तो ये मास ऑफ है। अभी ये मास कितने पे आया कोई बताएगा? मास स्टार्टिंग में लीटर कितना था? 1 लीटर ऑफ H2, 1 लीटर ऑफ H2O2, ये है ना। इन 1 लीटर ऑफ H2O2 द मास इज इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया? 60.71 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो गया बच्चों। समझ में आया? हाँ। वेरी गुड। अभी इस स्ट्रेंथ को हम लोग 100 में निकाल सकते हैं। ये तो मैंने निकाला 1 लीटर में। अगर मैं इसको 1 लीटर मतलब 100,000 ml हो गया, 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया। 1000 ml में 67 पॉइंट इतने ग्राम है। इसको मैं 100 ml में निकाल सकता हूँ। 100 ml में कितना ग्राम हो गए? इन 100 ml 60.71 अपॉन 1000 इंटू 100, 6.71 ग्राम पर 100 ml। ये आ जाएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा? ये समझ में आया?
तो हाँ इसको हम बोलते हैं 6.71% H2O2। तो ये उसका स्ट्रेंथ हो गया। दो चीज में डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन आता है या तो ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए, तो यहाँ तक सही हो जाएगा। यहाँ तक अगर उसको परसेंट में पूछा तो यहाँ तक सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? सर 6.071। हाँ सॉरी, 6.07। वो इतना तो आप अंडरस्टूड है यार, आप समझदार हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका स्ट्रेंथ निकालियो। परसेंटेज में भी निकालना है, ग्राम पर लीटर में भी निकालना है। आप निकाल के बताइए, सॉल्व करिए प्रॉपर। इसको सॉल्व करिए बच्चों। जिसका ये सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मोलरिटी भी निकालना है। इस तरीके से लिख लीजिए। सॉरी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आए, राइटिंग समझ नहीं आए तो पूछ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करेंगे घर पे।
इसका अपोजिट किया, अभी हमको स्ट्रेंथ निकालना है। यहाँ पे मैंने इसमें नॉर्मलिटी पूछा है, स्ट्रेंथ दिया है, इसमें नॉर्मलिटी दिया है, स्ट्रेंथ निकालना है। अपोजिट है इसका, जस्ट कुछ भी नहीं है उसका उल्टा। अगर तुम प्रोसेस फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर फर्स्ट का आंसर 30 ग्राम और 3%। हाँ 3% सही है, ओके। सर पहले का ग्राम पर लीटर में 30.6 ग्राम पर लीटर। हाँ 30.6, एक्चुअली मैं 30.6 या 30.35, 30.2 इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। हाँ 30.35 एकदम सही आंसर है। गौरी नेहरा ने आंसर दिया 13.35 करेक्ट आंसर है। बट जो आप निकाल लो वो भी सही है, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, बट मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है उसमें तो। आप लोग देख रहे हो, रीचेक कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो 1.78 की जगह 1.8 लिखा था। हाँ हाँ, तो वही प्रॉब्लम है बस, अब बाकी कुछ भी नहीं है। चलेगा, इतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ऑफ H2O2।
जीरो सर सेकेंड का 6.8। हाँ, सेकेंड का 6.8 सही है। सेकेंड का 6.8 सही है। सब लोग सॉल्व कर रहे हो? सिर्फ 2-3 लोगों का आंसर बता रहे हैं आप लोग। कितना लोग हो आप लोग? 23 लोग ज्वाइन किए हो। आंसर 5-6 लोगों ने मेरे को किया बस। सब लोग आंसर करो प्लीज। जयंत राव 7 ग्राम लिख रहा है बट राइट आंसर 6.8। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सब लोग मैच करें। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज कितना है बताइए? 30.35 ग्राम पर लीटर। ओके, और 3.035%। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 6.8 ग्राम इन 250 ml। आंसर पूछा 250 ml में। बहुत से लोगों ने सीधे 100 ml में निकाल के रख दिया या परसेंटेज निकाल के रख दिया, तो वो ने आंसर 250 ml में पूछा है, 100 ml में नहीं पूछा। अगर 100 ml में पूछता तो आपका जो आंसर निकाल रहा है वो सही होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोलरिटी 1.7 नहीं, 1.7 नहीं है।
किसी को कोई डाउट है किसी सर भी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 में मोलरिटी 0.08। मोलरिटी का मैंने, हाँ, आंसर मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने मोलरिटी अभी डायरेक्ट लिखा है। बट सर चलिए उस मैं सॉल्व कर देता सर हूँ, आप लोग देख लीजिए। ओके, सर हाँ बताइए। हाँ सर, एक डाउट था कि उसमें मोलरिटी ऑफ H2O2 इन द सॉल्यूशन पूछा है ना, तो उसमें सॉल्यूशन के लिए 20 लीटर प्लस 1 लीटर करेंगे या सिर्फ 1 लीटर डिवाइड में रखेंगे? 1 लीटर ही होगा बेटा। हाँ। ओके, तो सर फिर 1.78 आता है। हाँ 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 सही है, 1.7। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं आप लोगों के, सब लोग मैच कर लीजिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 10 वॉल्यूम इन वन, देखो 1 वॉल्यूम 10 लीटर ऑफ O2 गैस। ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को कोई डाउट है? 1 सेकेंड बच्चा। ओके, सो 1 लीटर में 10 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ। ओके, रिएक्शन है 2H2O2 दैट गिव्स अस O2 प्लस H2O। ओके, इन इसका मोल्स निकाल लिए, मोल्स। अब इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मोल्स ऑफ, अगर H2O2 का मोल्स निकालना है आपको, H2O2 का मोल्स निकालना है, दैट गिव्स अस, इसका फॉर्मूला क्या है कि ये तो 2 आएगा ही आएगा, तो 2 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, इधर पे लिख लीजिए 2 इंटू या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू वॉल्यूम गिवन अपॉन, ये वाला वॉल्यूम आएगा अपॉन 22.4। तो इसको आप फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्टली। इसमें मोल्स आएंगे H2O2 के, मोल्स ऑफ H2O2 के। ये आपको कैलकुलेशन ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला निकालोगे, मोल्स ऑफ H2O2। अगर ये दिया है 10 वॉल्यूम दिया है तो 10 लिया, यहाँ से मोल्स ऑफ H2O2 निकालना है, मोल्स ऑफ H2O2 निकालना, डायरेक्ट 2 इंटू यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, ये 10 अपॉन 22.4। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पे ये द मोल्स ऑफ H2O2 यहाँ से काउंट हो जाएंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। अब हमको मोल्स तो हमने निकाल लिए हैं। ओके, मोल्स का फॉर्मूला सब लोग जानते हो, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स यहाँ पे रखेंगे 20 अपॉन 22.4। मास, मोलर मास कितना है? 34। मास आ जाएगा यहाँ पे 34 इंटू 20 अपॉन 22.4। ये इसका मास आ जाएगा H2O2 का इन 1 लीटर H2O2। ओके, समझ में आया?
ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सभी सब कुछ। 1 लीटर H2O2 मास कितना आया, दैट इज 34 इंटू 20/22.4। ओके, इसको कैलकुलेट करने से 30.35 ग्राम आ रहा है। ओके, दैट इज इन 1 लीटर ऑफ H2O2। इसकी स्ट्रेंथ हो गई 30.35 ग्राम पर लीटर। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? In 1000 ml H2O2 30.35 ग्राम, 100 ml में निकाला तो इसका 30.35 अपॉन 1000 इंटू 100, 20 कैंसिल आउट हो गया, 3.035% परसेंट या ग्राम पर ml में लिख 100 ml लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1? किसी का कोई डाउट है? कुछ भी है, माइनर डाउट भी, कुछ भी प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 8.96। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया 8.96। ओके बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया तो इसका मतलब इसमें मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मोल्स ऑफ H2O2 क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 8.96 अपॉन 22.4 आ जाएगा। यही आएगा ना बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बोलिए। नहीं सर। वेरी गुड। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.8। मोल्स ऑफ H2O2 0.8 आ गए। ओके, मास ऑफ H2O2 निकाला, 0.8 इंटू 34, 27.2 ग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। इन दिस मास विल गिव, कहाँ पे कितने में आया, 100 ml ऑफ H2O2 that contain 27.2 ग्राम ऑफ H2O2। ओके, इतने ml H2O2 सॉल्यूशन में, H2O2 सॉल्यूशन 27 पॉइंट इतने ग्राम ऑफ H2O2, तो 250 ml में निकाला तो 27.2 अपॉन 1000 इंटू 250, दैट इज 6.8 ग्राम पर 250 ml। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? देख लीजिए, स्टार्टिंग से मोल्स निकाला, सबसे पहला स्टेप है मोल्स निकालना, स्टेप 1। स्टेप 2 उसका मास निकालना, स्टेप 3 में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक मैंने एक एग्जाम से ही लिया, किसी पेपर से ही लिया है क्वेश्चन ये, बट आई डोंट नो कौन सा पेपर था, जेई का था या कहाँ का था। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2, यहाँ से मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे। ओके, और यहाँ से मोल्स ऑफ H2O2 आ जाएंगे। 20 वॉल्यूम से ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन के मोल से हमारे H2O2 के मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ H2O2 इंटू 2 इंटू 20 अपॉन 22.4। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? डायरेक्ट लिखा मैंने, डायरेक्ट वैल्यू।
वेरी गुड। देन अब मैं यहाँ पे लिखूं मास ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 34 इंटू मोल्स, यही आएगा ना? हाँ 34 इसका मोलर मास है, ग्राम पर मोल। तो 34 इंटू मोल्स कितना है? 2 इंटू 20 अपॉन 22.4। इसका स्ट्रेंथ निकालने से ये इसका मास आ गया। मास आ गया 67.7 ग्राम। ये मास किस में आया? इन 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। वेरी गुड। अभी ये हमारा पूरा यहाँ तक आया था, ये स्टेप 1 हुआ। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मलिटी मोलरिटी वाला, ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 यहाँ से शुरू होता है। स्टेप 2 इक्विवेलेंट वेट निकालना। अगर हमको नॉर्मलिटी निकालना है तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है बेटा। अगर मोलरिटी निकालना है तो उसके लिए मोल्स की जरूरत पड़ती है। तो मोल्स तो हमारे पास बेटा आ गए। मोल्स कितना आए थे? 22। ये हमारा मोल्स था। ओके, तो अगर मोलरिटी निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा मोल्स और पर लीटर। तो पर लीटर सॉल्यूशन तो है ही ये, डायरेक्ट मोल्स उसकी मोलरिटी हो गई। तो यहाँ पे 2 इंटू 20 अपॉन 22.4 जो भी है ये इसकी मोलरिटी हो गई। किसी को कोई डाउट है इसमें? जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन तो 1 लीटर ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन ही 20 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है। ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट की बात आती है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट 17 होता है। इक्विवेलेंट वेट, उसके डेफिनेशन में जाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट ये क्यों होता है इतना। ओके बच्चों, देखो H2O2 जब हमारा रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है? H2O प्लस O2। ओके, इसमें देखो H2O2 रिडक्शन में क्या होता है और ऑक्सीडेशन में क्या प्रोसेस होता है। उसमें जो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही तो उसका एन फैक्टर होता है, जिसको हम अगर मोलर मास दिया रहता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोलर मास अपॉन एन, ये होता है ना। एन क्या है? जो फैक्टर है, जो इक्विवेलेंसी वाला फैक्टर है, मोलर मास में डिवाइड कर देते हैं तो ये मोलर मास। तो यहाँ पे जब इसमें चेंज होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। तो ये हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। अब इसको रिएक्शन में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर आपको रिएक्शन देखना है, बट इस क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको याद कर लेना कि 17 होता है। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट 17 होता है। H2O2 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जब H2O में चेंज होता है, ओके, H2O2 जब ऑक्सीजन में चेंज होता है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। ओके, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल। तो यहाँ पे देखो, जब चेंज इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। ओके, तो जब इनको ऐड करेंगे हम, ऐड करने के बाद फाइनल रिएक्शन अपना 2H2O2 दैट गिव्स अस O2
प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी देखो 1 मोल्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 मोल्स यूज करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए फाइनली जो चेंज इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं रिएक्शन, विच इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, तो 34 मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, तो 17 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है इस सब चीज को पढ़ने का। ओके, समझ में आया बच्चों? हाँ सर। 17 अगर इक्विवेलेंट वेट है उसका, इक्विवेलेंट वेट इधर पे देखिए, इक्विवेलेंट वेट अगर 17 है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल टी का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका। स्ट्रेंथ क्या होता है ग्राम पर लीटर में, ये होता है ना बच्चों। तो जो यहाँ पे नॉर्मलिटी आएगी, स्ट्रेंथ क्या अपना 60.7, जो हम लोगों ने 71 जितना आया था अपॉन 17, तो ये उसका 3.57 नॉर्मलिटी आ जाएगी उसकी। स्ट्रेंथ 60 पॉइंट निकाला था ना हम लोगों ने, देखो मैं अभी देखो ये आया ये स्ट्रेंथ आया था ना हम लोग का, इतने ग्राम इन 1 लीटर। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? बताओ, दोबारा से बताओ, बोलिए। ये समझ में आया तो मैं फिर आगे बढ़ूं। आज ये चैप्टर खत्म कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। जो 4th वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसमें क्या है, नॉर्मलिटी दी है, बस नीचे से स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलते जाइए, स्ट्रेंथ आ जाएगी। समझ गए? बताने का आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके। यस सर। स्ट्रेंथ मीन मैं यहाँ पे वॉल्यूम में स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि तुम यहाँ पे वैल्यू रख के मल्टीप्लाइड कर दोगे, यहाँ पे ये सब कर दोगे, तो वॉल्यूम में स्ट्रेंथ निकालिए इसको। ओके, तो ये हमारा अभी स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन वाला पार्ट हुआ जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्लेनर होता है, मतलब प्लेनर नहीं होता, प्लेन स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरीके से ऐसे हम लोग बना देते हैं, एक प्लेन में स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बना सकता हूँ ओपन बुक। देखिए किसी किसी बुक में आप लोग को ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर, जो बुक होती है ना बच्चों इस तरीके से, और किसी किसी बुक में ऐसा मिलेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, ये दोनों ही सही है। ओके, इसमें क्या है, मैंने एक पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको मैंने टेबल पे या जमीन पे रख दिया, इस पार्ट को ऊपर उठा लिया। इसमें क्या है, ये वाला पार्ट दोनों टेबल पे है, खड़ा बुक जैसे हम लोग खड़ा कर देते हैं ना, इस तरीके से ये दोनों पार्ट ऊपर है। ओके, दोनों स्ट्रक्चर सही है। देखो अभी इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि 1 सेकेंड, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके बच्चों,
ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, बट स्ट्रक्चर दोनों फॉर्म में अलग अलग होते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। ये बॉन्ड बना। ओके देखो, जो बुक का कॉर्नर वाला पार्ट होता है वहां पे ऑक्सीजन पुट कर दिया, बुक के एक फेज में हाइड्रोजन, दूसरे फेज में हाइड्रोजन, दोनों फेज में। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है बुक इसका। एक शायद बहुत पहले एग्जाम में आया था कि इस स्ट्रक्चर में OH एंगल पूछा था। अब OH ये वाला एंगल पूछ सकता है, वो ये वाला एंगल पूछ सकता है, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पूछा वो स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली होती है 95.5 पिकोमीटर। ये 95 किसी बुक में लिखा है, 95 किसी बुक में 95.5। ओके बच्चों, और जो बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 94.8 डिग्री। ओके ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो होगा वो ये वाला सेम हो गया। ओके अभी जो इस O से इस O का O to O जो डिस्टेंस है 147.4 पिकोमीटर। ओके बच्चों, जो ये वाला एंगल है इस एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल का वैल्यू पूछा है, एक बार एग्जाम में आया था। ये डाइहेड्रल एंगल होता है 111.5 डिग्री। ओके दिस इज डाइहेड्रल एंगल। ओके नेक्स्ट, अभी इसमें हाँ, एंड इन दिस केस डाइहेड्रल एंगल वैल्यू 90.2 डिग्री, एंड दिस 101.9 degree. This bond length 98.8 picometer. Okay, this O to O 145.8 पिकोमीटर। ओके बेटा, ये स्ट्रक्चर है जो गैस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर है। अभी इन दोनों का एंगल डिफरेंस क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गैस फॉर्म में क्या होता है कि जो स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो इसके गैस फॉर्म में जो डाइहेड्रल एंगल है 111.5 होता है, एंड जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो 90.0। मतलब सॉलिड फॉर्म में ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर बुक रखी रहती है, जो बुक रखी रहती है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे रखी रहती है, मतलब जो बुक का फेस होता है। और जो गैस फॉर्म में होता है उसमें बुक का फेस थोड़ा और मतलब थोड़ा बढ़ जाता है, 111.5 डिग्री का एंगल हो जाता है। ओके ये क्यों होता है कि ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ OH बॉन्ड। रिपल्सिव गैस फॉर्म में क्या होता है, देखो गैस, जब हम लोग गैस फॉर्म में क्या होता है, गैस फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं या जो ये H2O2 के H2O2 के एलिमेंट वो अलग अलग फॉर्म में घूमते हैं गैस फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो कंसोलिडेटेड सॉलिड फॉर्म में, इकट्ठा क्रिस्टल फॉर्म में लगे रहते हैं। तो इस फॉर्म में जब ये जो लॉन पेयर होते हैं ना, तो इन लॉन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो उतना नहीं होता। बाकी अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, बाकी इससे और भी बॉन्ड अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप होती है इसमें, तो और भी बॉन्ड अटैच्ड होंगे इसमें सॉलिड फॉर्म में, जिस वजह से इसका एंगल ये कम हो जाता है और इसका एंगल बढ़ जाता है गैस फॉर्म में।
ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ, ये लिख लीजिए, ड्यू टू द repulsive interaction of OH bond with the lone pair. ओके बच्चों, ये समझ में आया? ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ OH बॉन्ड। अगर देखो आप लोग को इसका टेबल बनाना है तो मैं टेबल ही बनवा सकता हूँ, टेबल टाइप टेबलेट फॉर्मेट में लिख सकता हूँ इस तरीके से। सपोज ये गैस के लिए हो गया, ये गैस, ये सॉलिड। ओके, यहाँ पे है एंगल OOH, तो ये 90, जो एंगल OOH है इसमें 94 पॉइंट कितना लिखा है मैंने ऊपर, 94.8। ओके, 94.8 डिग्री। ओके, ये गैस फॉर्म हो गया। सॉलिड फॉर्म में कितना हो गया, 101.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है डाइहेड्रल एंगल, वन 111.5 डिग्री, 111.5 डिग्री ये हो गया। ओके, नाइन डिग्री, इसमें 90.2 डिग्री। OO बॉन्ड लेंथ, OO बॉन्ड लेंथ और OH बॉन्ड लेंथ लिख सकते हैं ना बच्चों? ऊपर मैंने लिखा है OO बॉन्ड लेंथ कितना है, OO बॉन्ड लेंथ इसमें 147.4, 147.4। नेक्स्ट इसमें 145.8, 145.8 पिकोमीटर एंड पिकोमीटर। ओके, इसमें OH बॉन्ड लेंथ, OH बॉन्ड लेंथ, OH 95.5, 95.5 एंड 98.8। हो गया बच्चों? इस तरीके से टेबल फॉर्म में आपको याद रहेगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको स्टार मार्क कर दूं बस। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 हो गया। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, ये इसको क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है इसको। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आप रिपल्शन पे, रिपल्शन का वो आपने बताया। ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ इंटरेक्शन, देखो होते हैं, ठीक है, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आप समझ। गैस फॉर्म में रिपल्सन, सपोज एक बीकर में गैस है तो वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग फॉर्म में घूमते रहते हैं या तैरते रहते हैं। जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो एक मतलब फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। समझ में आया? तो इन फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये पास पास है। गैस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। मैंने H2O बताया था तो उसमें लिखा था H2O में शायद कि जो उसका गैसियस फॉर्म होता है, वेपर फॉर्म होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म में कम होती है। गैस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब इस सॉलिड उसमें पढ़ना वाटर में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम अमाउंट में होगी। तो इसमें जो रिपल्सन होगा यहाँ पे इस मतलब ये रिपल्सन होगा इस बुक के पास में या कॉर्नर के पास में,
तो ये रिपल्सन कम हो जाता है, इस वजह से ये वाला एंगल बढ़ जाता है। मतलब एंगल जितना है उतना ही रहेगा। सपोज एंगल 11.5 डिग्री है, ओके, तो गैसियस फॉर्म में रिपल्सन कम होता है तो एंगल इतना ही रहेगा। सॉलिड फॉर्म में रिपल्सन ज्यादा जाता है तो एंगल घट करके 90.2 पर आ जाता है। समझ में आया बच्चों? ये समझ लो कि जो मॉलिक्यूल्स पास पास में रहते हैं तो उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाता है और एक दूसरे के पास अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करते हैं बच्चों? स्टोरेज आप लोग देखो, हम लोग इसको एल्कली, हम कांच की बोतलों में नहीं रख सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इसको स्टोरेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे या मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो उससे पढ़ लेना। इससे इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या नंबर 1 पे आता है ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो H2O2 कंपाउंड है वो दोनों टाइप की रिएक्शन फॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन वाली भी रिडक्शन वाली भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ओके, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ओके बच्चों, समझ में आया? अभी इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हमारा थ्योरी हो गया इतना। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल आप नोट करिए। नंबर 1 इज oxidizing agent in acidic medium. Oxidizing agent in medium. Okay, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सपोज एग्जांपल लिखिए, Fe डबल पॉजिटिव, यहाँ पे FeCl2 FeSO4, इसको नेगेटिव आयन डबल नेगेटिव आयन ऐड कर सकते हो। ओके, प्लस 2H आयन इक्वल्स that gives plus H2O2। ओके, एसिडिक मीडियम में तो H आयन ऐड किया, Fe का हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, Fe को हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, Fe का एसिडिक मीडियम में H आयन ऐड किया, H2O2 हम लोगों को ऐड करना है क्योंकि H2O2 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे H2O2 का ऑक्सीडेशन। ओके, इक्वेशन दैट गिव्स अस, क्या देता है हमको? देखिए, ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe को ट्रिपल पॉजिटिव में, Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एंड H2O फॉर्म हो जाता है, H2O फॉर्म हो गया। ओके, तो अगर हम लोग देखें Fe का यहाँ पे तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना। और इसमें ये इसमें इसका रिडक्शन हो गया, तो ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बच्चों समझ में आया? एक रिएक्शन, एक एग्जांपल और देखिए, PbS सॉलिड प्लस 4H2O2, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, PbSO4 प्लस H2O ये बनेगा। बच्चों समझ में आया? रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम सबका देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है इसमें, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मोड या बेसिक
सॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या है, उसी रिएक्शन को देख सकते हैं आप लोग। टू एफ ई डबल पॉजिटिव प्लस H2O2 टू एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया टू OH नेगेटिव में। इसका तो ऑक्सीडाइजिंग हुआ, ये रिड्यूस हो गया। इसका -1 था यहाँ पे माइनस इसका 2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेज इसका कम हो गया। और समझ में आया बच्चों? एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, Mn डबल पॉजिटिव प्लस H2O2, इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो Mn4 पॉजिटिव हो गया प्लस 2OH नेगेटिव। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये +2 है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। यहाँ पे इसकी +2 थी, यहाँ पे इसकी +3 हो गई। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है ना आप लोगों ने? अगर पढ़ा होगा तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में आ रहा होगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मुझे उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। ओके, इसमें अगर हम लोग ले लें 2MnO4 निगेटिव प्लस एसिडिक मीडियम में तो HIN प्लस H2O2 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5O2। ओके, ये समझ में आया बच्चों? इसमें देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर Mn की देखेंगे तो यहाँ पे +7 आ रहा है, यहाँ पे +2 है, तो ये रिड्यूस हुआ। रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? वेरी गुड। एक रिएक्शन और लिख लीजिए, HOCl है प्लस H2O2 है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5O2। ओके, H2O2 that gives us H3O positive plus Cl negative plus O2। यहाँ पे Cl नेगेटिव की 1 है, यहाँ पे Cl की कितनी है, कोई बताएगा यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहाँ पे Cl की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, इसकी +1। ठीक है, ये वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट का इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। Cl की यहाँ +1 होती है, यहाँ पे -1 आ गई, तो ये रिड्यूस हुआ है। ओके, नेक्स्ट किसी को डाउट? नेक्स्ट नहीं सर। रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। ओके, ये क्या होगा इसमें? इसमें देखो I2 है, आयोडीन है, रिएक्शन करता है H2O2 से प्लस OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव 2I नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस O2। यहाँ पे 0 था, इसका -1 हुआ, तो रिड्यूस हो रहा है। ये बेसिक मीडियम में इसका रिड्यूसिंग नेचर हुआ। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, MnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट
plus 3H2O2 that gives us MnO2 plus 3O2 plus H2O plus OH नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। ओके, -2 इंटू 2 +4। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा नहीं, अगर नहीं आती तो बताऊंगा, बट आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग। ओके, ये क्यों शो करता है? देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन, ये H2 क्या है? खुद में ही एक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सपोज H2O2 है, ये रिएक्शन कराते हैं इसमें, तो ये H2O फॉर्म हो जाएगा प्लस O2 फॉर्म होता है। ये 2H2O, मैंने वही रिएक्शन जो अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की -1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की -1 है, सबको पता है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है। तो ये क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये हुआ ना बच्चों? रिडक्शन भी हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना क्वेश्चन में, पूरा ड्राइव करके रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये पूरा यहाँ पे ड्राइव करके बताया था। H2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, O2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वही चीज है यहाँ पे लिखा मैंने एक इक्वेशन की। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों फॉर्म करता है अपने आप में। क्योंकि क्यों फॉर्म करता है? H2O2 वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, वीक एसिड की तरह। ओके, ये हो गया बच्चों H2O2 की रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन है कि इसमें सीरीज ऑफ सॉल्ट फॉर्म होते हैं। एक और नोट कर लीजिए, सीरीज ऑफ सॉल्ट। पता नहीं आज तक इससे क्वेश्चन तो नहीं आया, बट इंपॉर्टेंट लगता रहता है कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है इसमें हाइड्रो पेरोक्साइड और एसिडिक सॉल्ट, इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट और हाइड्रो पेरोक्साइड सॉल्ट। ओके, जब ये रिएक्शन कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइज मतलब डिसोसिएशन होता है या डिकम्पोजिशन होता है H2O2 का H आयन प्लस HO2 नेगेटिव। बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती रहती है, इसका डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन लिख सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती रहती है। तो जब इसमें मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं प्लस H2O2, तो ये फॉर्म कर जाता है NaHO2। ये पॉजिटिव है, ये OH पूरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये NH पूरा OH पूरा नेगेटिव है। तो ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट OH की जगह ये रिमूव हो जाता है, ये पूरा पार्ट ऐड हो जाता है। ओके, प्लस H2O फॉर्म हो जाता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड। सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड। ओके बच्चों, ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर हो जाता है। क्योंकि सॉल्ट फॉर्म हो गया, थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, नेक्स्ट इसी में आता है सेकंड वाला। अभी मैंने एक बताया, सेकंड वाला है पेरोक्साइड और नॉर्मल सॉल्ट। जो पेरोक्साइड होते हैं और नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं इनको। ओके, ये कब फॉर्म होते हैं? 2NaOH when reacted with H2O2 that gives us Na2O2 and 2H2O। ओके, इसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड
ऑल ऑफ यू नो दैट, ओके। नॉर्मल सॉल्ट, जो कि नॉर्मल सॉल्ट है, ओके बच्चों। तो बेसिकली H2O2 टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म करता है। नंबर 1 हाइड्रोपेरोक्साइड, नंबर 2 नॉर्मल पेरोक्साइड, ओके। H2O2 जब H2O2 रिड्यूस Cl2 टू HCl, H2O2 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो HCl में रिड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन को एंटी क्लोर रिएक्शन कहते हैं। H2O2 reduce Cl2 to HCl. It is called एंटी-क्लोर रिएक्शन, एंटी-क्लोर, ओके। इसका रिएक्शन क्या होगा बच्चों? देखो H2O2 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन होता है, दैट गिव्स अस 2HCl प्लस O2 नेगेटिव O2। ये O2 निकल जाता है डायरेक्टली और ये Cl2 ऐड हो जाता है, तो H2Cl2 2HCl फॉर्म कर लेते हैं, ओके बच्चों। समझ में आया? एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। एक सेकेंड, ओके। एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ओके। ब्लीचिंग एजेंट में क्या होता है बच्चों? जो H2O2 होता है, ऑक्सीडाइज H2O2 क्या है? नॉर्मली H2O2 H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट होती है ना, H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और नेसेंट ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको जो स्टोरेज वगैरह है उसमें नहीं बताया अभी। जो स्टोरेज करते हैं H2O2 होता है, वो अगर उसको सनलाइट मिल जाए, और जो हम लोग कांच के बोतल में रखते हैं ना, हम लोग नॉर्मली क्या H2O2 को हम कांच की बोतलों में नहीं रखते हैं। अगर कांच की बोतल में रखते हैं तो कांच की बोतल बेसिकली क्या एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल से बनी होती है, ओके। तो वो कांच की बोतल्स एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगती हैं। कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगी और सनलाइट उसको मिल जाएगी, तो ये H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनती है, और नेसेंट ऑक्सीजन मैंने आपको बताया, जो न्यूली फ्रेश ऑक्सीजन गैस होती है उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं मैं। तो फ्रेश नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन काम करती है आपको, जैसे कोई कलर मैटर है, कलर्ड मैटर है, अगर इससे नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग किसी चीज को कलरलेस करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। नॉर्मली इसको कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में पेपर को अगर व्हाइट करना है, प्योर व्हाइट पेपर बनाना है, या लेदर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन सब में हम लोग इसका यूज करते हैं। नॉर्मली आजकल तो हेयर ब्लीच करने में भी यूज होता है। जब हम लोग ब्लीच करते हैं ना, गोल्डन हेयर टाइप बन जाते हैं, गोल्डन टाइप हेयर, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है H2O में नेसेंट ऑक्सीजन, वो नेसेंट ऑक्सीजन जो हेयर ब्लीचिंग के लिए यूज होती है। समझ के बच्चों? ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। एक प्रॉपर्टीज और है, इट फॉर्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट फॉर्म ग्लाइकॉल विथ एल्कीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्कीन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं H2O2 का। एल्कीन एल्केन एल्काइन हुआ ना आप लोगों का? हाँ, तो हाँ सर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये ग्लाइकोल बनाता है। आप लोगों ने ये रिएक्शन तो ऑर्गेनिक वालों के लिए बिल्कुल सिंपल है, जो ऑर्गेनिक चैप्टर जब स्टार्ट होते हैं ये रिएक्शन नॉर्मली मिलती रहती है। तो इट फॉर्म ग्लाइकोल विद एल्कीन, एल्कीन के साथ ग्लाइकोल फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का
अभी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कहाँ कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होता है, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है उसमें यूज होता है। ओके, रिस्टोरेशन ऑफ जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर को रिस्टोरेशन करने के लिए उसमें भी यूज होता है। ओके, जो 30% H2O2 मिलता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? 30% H2O2 मार्केट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको कल लिखाया था, पर हाइड्रोल बोलते हैं उसको। 30% H2O2 समझ रहे हो आप लोग? 30 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन, ये 30% H2O2 मिलता है। तो ये मिलता है मार्केट में, इसको पर हाइड्रोल बोलते हैं। ये एंटीसेप्टिक की तरह भी, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं इसको। ओके, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लाइक सोडियम परबोरेट, सोडियम कार्बोनेट, पर कार्बोनेट, इस तरीके से जो केमिकल यूज होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। ओके, अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो गया इसका, जैसे सिंथेसाइज ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड एंड आल्सो फार्मास्यूटिकल, जो इंडस्ट्री या दवाइयां वहां पे भी यूज होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म हो गया आपका। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन का सीड सॉल्व करेंगे। आप लोग सीड सॉल्व करके आना ईमानदारी के साथ। आई थिंक बिल्कुल सिंपल है, वो लेवल 1 का सीट था। मैं आज नहीं तो या कल आपको सेकंड सीट में अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, बना नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा आज शाम तक। तो वो भी आपको सॉल्व करके आना है। ओके, तो अभी तक हाइड्रोजन चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? तो जितने सारे डाउट हैं कल हमारा क्लास होगा, इसका एंडिंग क्लास होगा, प्लस सीट प्लस एंडिंग क्लास होगा। कोई भी डाउट हो, जितने भी डाउट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के एटम से लेकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड तक, वो सारे डाउट हम लोग कल क्लियर करेंगे। ओके ओके बच्चों, अभी आज जो पढ़ा है, आज किसी को डाउट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में? स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज में कैसे रखते हैं मैं आपको दे दूंगा, आप समझ जाओगे, नोट्स में मेरा अच्छा से लिखा होगा। और यूज समझ गए इसका? ओके, तो हम लोग आज का क्लास स्टॉप करें यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, नहीं तो सर। तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। ओके ओके, तो थैंक यू एवरीवन एंड बाय। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।